हेलो बच्चों। आज मैं जो चैप्टर आपका डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है चैप्टर नंबर 11। और जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 8th में हैं उनकी जो किताब है रेडियंस पार्ट 3, उसका चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। और एक्चुअली में ये जो चैप्टर है इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में तरह तरह का संस्मरण लिखा है, अपनी पुरानी यादों को दोहराया है किसी किताब में, तो उसी का एक ये हिस्सा है जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो इस नाम को सुन करके कैसा लगता है आपको कि ये किस चीज़ के बारे में होगा? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ज़रूर एक ड्रामा की बात हुई है, एक नाटक के बारे में बात हुई है। और किस तरीके से लेखक भीष्म साहनी जी को कभी मौका मिला होगा कि उन्होंने कभी किसी नाटक में भाग लिया होगा और उन्होंने कोई रोल किया होगा। सो हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले? व्हेन एंड वेयर वाज इट? व्हाट रोल डिड यू प्ले? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। तो आप बच्चों में से भी किसी को क्या एक्टिंग में रुचि है? कभी किसी बच्चे ने किसी नाटक में काम किया हो? अगर किया है तो कब किया है, कहाँ काम किया है, और आपने कैसा रोल प्ले किया है? कोई पॉजिटिव कैरेक्टर, निगेटिव कैरेक्टर, हीरो का, विलेन का, या फिर किसी मसखरे का? तो आपको अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपने क्लासमेट से बताना है। तो आगे लेखक बताते हैं अपने बारे में कि जब उन्हें पहली बार मौका मिला किसी नाटक में काम करने का तो उनका पहला रोल क्या था। तो वो कहते हैं कि आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। तो लेखक बताते हैं कि जब वो क्लास 4th के स्टूडेंट थे तब उन्हें कुछ इस तरह का मौका मिला था कि उन्होंने अपने स्कूल में एक नाटक में भाग लिया था और ये उनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। स्टेज परफॉर्मेंस का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि आपके सामने में 200-500 लोगों की भीड़, दर्शक, ऑडियंस बैठे हो सकते हैं, जिसमें आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आम पब्लिक हो सकती है। एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। आप वहाँ स्टेज पर गा रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, नाटक कर रहे हैं या किसी डांस के प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब वो 4th क्लास में थे तो उन्होंने श्रवण कुमार नाम के एक नाटक में रोल किया था और उसमें इनका रोल था श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार का नाम आप सब बच्चों ने सुना है क्या? श्रवण कुमार नाम का संबंध है रामायण के साथ में, रामचरितमानस के साथ में। तो इसके बारे में मैं फिर से बताऊंगा। अभी हम लोग इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि द डायरेक्टर वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। The spectacles that he wore were enough to impress me with his capabilities. At his command, all of us acting in the play had brought dhotis and sari of our mothers and sisters in order to decorate the stage and give the effect of a flowing river. तो लेखक बता रहे हैं कि जिस नाटक में उन्होंने काम किया था उसका नाम था श्रवण कुमार, और इस नाटक का डायरेक्टर कौन था? तो एक्चुअली में इनका एक सीनियर जो क्लास 9th में पढ़ता था वो इस नाटक का डायरेक्टर था, निर्देशक था। और निर्देशक का रोल, डायरेक्टर का रोल तो आप बखूबी समझते होंगे, फिल्मों के डायरेक्टर, गानों के डायरेक्टर होते हैं ना। तो वो कहते हैं कि ये जो क्लास 9th का स्टूडेंट जो इनका सीनियर था और इस नाटक का डायरेक्टर था, उसने चश्मा लगा रखा था। तो चश्मा लगाने से लोग अक्सर उम्रदराज लगते हैं, अनुभवी लगते हैं, थोड़े टैलेंटेड लगते हैं, बुद्धिमान से लगते हैं। ऐसी फीलिंग होती है चश्मे वाले लोगों को देख करके। तो ये लेखक भी वही बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने देखा था उसे चश्मा लगाए हुए तो ये उसकी कैपेबिलिटी से ऐसे ही प्रभावित हो गए थे। वो कहते हैं कि उसके कहने के अनुसार जितने भी लोग इस नाटक में पार्ट कर रहे थे, अपना अपना रोल प्ले करने वाले थे, उन सब बच्चों को अपने अपने घरों से धोतियाँ लानी थी और साड़ियाँ लानी थी, अपने माँ की, अपने बहन की, अपने पिताजी की। तो भला नाटक में साड़ी का, धोती का क्या काम हो सकता है? तो एक्चुअली में इस नाटक में बैकग्राउंड में या मंच पर एक नदी का चित्र, नदी के जैसा सीन क्रिएट करना था कि नदी बह रही है। तो इसी साड़ी धोती को इस्तेमाल करके
इनके बैचमेट्स ने या सीनियर्स ने वो नदी का रूप बनाया होगा, नदी का सीन जनरेट किया होगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने धोती और साड़ी का इस्तेमाल किया था कि एक बहती हुई नदी ऐसे दिख रही है। A bucket full of water was kept at the place where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents. Two boys played the role of blind parents of Shravan Kumar. They had been instructed to keep their eyes closed all the time and to sit together in the center of the stage, facing the audience. तो अब यहाँ पर कहानी बताई जा रही है कि कैसे कैसे ये नाटक हुआ। तो एक बाल्टी में पानी भर करके रखा हुआ था उस जगह पे जहाँ पर श्रवण कुमार को ये दिखाया जाना था कि वो तालाब से, नदी से पानी बकेट में उठा रहा है। और किसके लिए उठा रहा है? श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनके लिए वो पानी लेकर के जाना चाहता था। लेखक बता रहे हैं कि दो लड़कों ने इसमें श्रवण कुमार के मम्मी पापा, उसके ब्लाइंड पेरेंट्स का रोल किया था, कि जिसमें श्रवण कुमार के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। तो इन दोनों ही बच्चों को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भाई पूरे सीन के दौरान, पूरे नाटक के दौरान जब तक तुम दोनों स्टेज पे हो तब तक तुम्हें बस ऐसे ही बैठना है और आंखें बिल्कुल बंद करके बैठना है और दर्शकों की तरफ में तुम्हारा चेहरा होना चाहिए। तो आखिर अंधे का रोल करना था तो आंखें तो बंद करनी होंगी ही ना। सो वन ऑफ देम, बोधराज, प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर, wore his mother's साड़ी, the आंचल of which would slide down many a time. अब लेखक एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स का रोल दो लड़कों ने किया था, उसमें से एक बच्चे का नाम था बोधराज और उसने श्रवण कुमार की माँ का रोल किया हुआ था। और श्रवण कुमार की माँ का रोल या उस तरह का गेटअप, उसके जैसी वेशभूषा बनाने के लिए एक्चुअली में वो अपने घर से अपनी माँ की साड़ी लेकर के आया हुआ था। और एक लड़के को भला साड़ी पहनने की मतलब उस तरह की प्रैक्टिस तो होती नहीं है ना। तो जब भी ये स्टेज पर साड़ी पहन करके माँ के रोल में बैठा हुआ था तो बार बार उसका आंचल सरक जाया करता था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। अब वो बताते हैं कि नाटक कैसे शुरू हुआ। द कर्टेन रोज। कर्टेन रोज का मतलब है कि अक्सर जो यहाँ पर पहले नाटक वगैरह हुआ करते थे वहाँ पर ना पर्दे लगे होते थे। तो नाटक की शुरुआत में वो पर्दे स्लाइड करके दोनों तरफ में खिसका दिया जाता है और जब तक ये पर्दा लगा होता है तब तक अंदर में लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, सीन क्रिएट करने की, सिचुएशंस बनाने की, कैरेक्टर्स को इकट्ठा करने की। तो पर्दा उठा दिया गया। अब क्या होता है आगे? ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी, आई टुक ए लोटा, टच देयर फीट एंड वॉक टुवर्ड्स द रिवर। तो अब यहाँ लेखक भीष्म साहनी जी बता रहे हैं कि जब जहाँ पर नाटक का मंचन हो रहा था वहाँ से पर्दा हटा दिया गया और नाटक शुरू कैसे होता है? शुरुआत होते ही उसमें जो श्रवण कुमार के माँ पिताजी, अंधे माँ पिताजी हैं, उनकी आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि बेटा श्रवण कुमार, हम लोग बहुत प्यासे हैं। तो श्रवण कुमार बहुत ही आज्ञा भक्त और बहुत ही अपने माता पिता का ख्याल रखने वाला लड़का था, बच्चा था। तो इस कहानी में भीष्म साहनी श्रवण कुमार बने हैं। तो वो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने ब्लाइंड पेरेंट्स की आवाज़ सुनी उसके बाद आई टुक ए लोटा, टच देयर फीट एंड वॉक टुवर्ड्स द रिवर, वो एक लोटा उठाते हैं और अपने माँ पिताजी का पैर छू करके प्रणाम करके वो नदी की तरफ में जाते हैं। नदी की तरफ में क्या करने जाते हैं? तो उन्हें लोटे से पानी लेकर के आना है। नाउ किंग दशरथ entered the stage from behind the curtain. He moved about and twisted his mustache. अब इस सीन में जो दूसरे कैरेक्टर हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है राजा दशरथ। वो जो राम जी के पिताजी होते हैं ना, वही राजा दशरथ। तो अब वो पर्दे के पीछे से सामने फ्रंट में आते हैं और उसके बाद में वो जब यहाँ पर चलते हुए आते हैं तो अपनी मूँछों को ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं। भाई राजा हैं, मूँछें तो होंगी और राजा का रोल उन्हें करके दिखाना भी था। अब क्या होता है कि ऑन हियरिंग सम साउंड ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वीवर ऑन हिज बैक एंड एक्सक्लेम्ड व्हिच एनिमल इज पॉल्यूटिंग द रिवर्स वाटर। तो जैसे ही उन्होंने, मतलब राजा दशरथ का रोल कर रहे बच्चे ने
एक आवाज़ सुनी तो वो तुरंत अपने तरकस में, उसकी पीठ पर जो तीरों का तरकस था उसमें से वो एक तीर निकालता है और अपने धनुष पर चढ़ा करके बोलता है, आश्चर्य करते हुए बोलता है कि व्हिच एनिमल इज पॉल्यूटिंग द रिवर वाटर, ऐसा कौन सा जानवर है जो नदी के पानी को गंदा कर रहा है। आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रूफ एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। तो ऐसा कुछ बोल करके दशरथ ने वो तीर चला दिया कि कौन जानवर नदी के पानी को गंदा कर रहा है। और जैसे ही लेखक ने, भीष्म साहनी जी ने, जो श्रवण कुमार का रोल कर रहे हैं, उन्होंने ये डायलॉग सुना तो उन्होंने देखा कि वो जो तीर है वो तो जा रहा है सीधे के सीधे हवा में, लेकिन उन्हें ऐसा एक्ट करना था कि ये तीर उन्हें आकर के लगा। तो वो क्या करते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। वो क्या चिल्लाना शुरू करते हैं, ओ क्रूएल, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बॉसम, व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल आई हैड डन टू यू, रेस्ट यू शॉट मी व्हाइल फेचिंग वाटर। तो वो ये बोलते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है कि ओ क्रूएल। ओ क्रूएल का मतलब है, क्रूएल हम लोग किसे बोलते हैं, जो बिल्कुल क्रूर हो, जो लोगों को मारता है, पिटाई करता है, सजा देता है। तो हे क्रूर शासक, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। एंड व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बॉसम, तुमने क्यों मेरी छाती में तीर चला करके मुझे मारा है। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा आखिर क्या बुरा किया है। रेस्ट यू शॉट मी व्हाइल फेचिंग वाटर, और इसकी वजह से ऐसी क्या बात हो गई, इतनी कौन सी दिक्कत की बात है जिसकी वजह से तुमने मुझे तीर से मारा है, और उस समय मारा है जब मैं पानी उठा रहा था, पानी ले रहा था। ये कितनी दुखद बात है। ऐसा भीष्म साहनी जी ने कहा, जिन्होंने श्रवण कुमार का रोल किया हुआ था। एक्चुअली में उन्हें ये शो करना था कि दशरथ ने उस जानवर की तरफ में तीर चलाया है जो नदी से पानी पी रहा है, और ये तीर आकर के लगता है श्रवण कुमार को, जो श्रवण कुमार नदी से लोटे से पानी उठा रहा है। तो ये जो पानी उठाने की, लेने की आवाज़ है, इसी को दशरथ ने ये समझ लिया कि कोई जानवर वहाँ पर पानी पी रहा है, नदी के पानी को गंदा कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, आई केप्ट singing uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. तो अब लेखक बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अभी अभी ये जो 4 लाइनें मैंने पढ़ करके सुनाई, जो एक गाने के रूप में था, एक छंद के रूप में था, थोड़ा सा लिरिकल था, जिसमें वो ये बताते हैं दशरथ को बोल करके कि हे क्रूर शासक, तुमने मुझे क्यों तीर चला करके मारा है, मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है, क्यों तुमने मेरी छाती में तीर मारा, और मैंने आखिर तुम्हारा क्या बुरा किया है जो इस तरीके से इतना गलत काम तुमने मेरी किया कि तुमने मुझे नदी से पानी लेते समय में मार दिया। तो एक्चुअली में ये जो गाना था, या ये जो लिरिकल डायलॉग था, ये बड़ा लंबा डायलॉग था, और लेखक कहते हैं कि इन्होंने उतनी जोर की आवाज़ में, इतनी हाई पिच में ये चीज़ें बोल करके सुनाई कि ये आवाज़ सुन करके जितने भी दर्शक बैठे हुए थे हॉल में, वो सब के सब सन्न रह गए, चुप हो गए एकदम से। और श्रवण कुमार बने हुए भीष्म साहनी जी को ये पूरा का पूरा लिरिकल डायलॉग बोलना था, लगातार बोलना था, और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये इतना लंबा डायलॉग है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीनवाइल किंग दशरथ stood still like a statue with one leg in front and another at back. He was sitting, he was waiting for me to complete my song, his bow facing me. तो अब क्या है कि इसी समय में राजा दशरथ जो थे वो बिल्कुल मूर्तिवत बैठे हुए थे। मतलब वो जो लड़का था जिसने दशरथ का रोल किया हुआ था, उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया हुआ था, और वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही श्रवण कुमार का डायलॉग खत्म होगा तो फिर वो आगे अपना काम करेगा। और उसने अपना जो तीर धनुष है वो श्रवण कुमार की तरफ में फेस करके रखा हुआ था। इफ़ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्वीवर इट वुड हैव करेक्टेड हिज अर्लियर मिस्टेक, बट द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शूट
only one arrow which he had already done। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इस समय उसने जो अपने धनुष पर तीर चढ़ाया हुआ था उसका फेस बिल्कुल ही श्रवण कुमार की तरफ था, और अगर उसने गलती से या जानबूझकर के चला दिया होता तो इस बार ये तीर सीधे श्रवण कुमार को, भीष्म साहनी को लगा होता। लेकिन डायरेक्टर ने उस दशरथ बने हुए किरदार को, उस बच्चे को ऐसा समझा रखा था कि चूंकि तुम एक बार गलती से तीर चला चुके हो तो अब तुम्हें दूसरा तीर चलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं चलाना है, और उसने इस चीज़ का ख्याल रखा। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट होर्स, आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग। तो ये एक मज़ेदार बात हो गई कि श्रवण कुमार बने हुए भीष्म साहनी जी की आवाज़ जो है वो ख़राब हो गई। कैसे ख़राब हो गई कि वो उन्होंने अभी अभी बताया ना कि ये जो लिरिकल डायलॉग था, गाने के जैसा डायलॉग था, ये बड़ा लंबा डायलॉग था और इन्होंने उसे बड़े ऊंचे सुर में गाया, तो बोलते बोलते उनकी आवाज़ लड़खड़ा हो गई और आधा गाना, आधा डायलॉग ख़त्म होते होते उनकी आवाज़ थोड़ी सी कर्कश हो गई। और इस तरह की आवाज़ को सुन करके जितने भी ऑडियंस बैठे हुए थे वो सब के सब हंसने लगे। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड। अब एक और मज़ेदार बात ये हो रही है कि उस नाटक में कि ये जो श्रवण कुमार के माँ पिताजी बने हुए थे, दो लड़के जिन्हें लगातार आंखें बंद करके रखना था और जो अंधे माता पिता का रोल कर रहे थे, उनके लिए ये बड़ी दिक्कत की स्थिति थी कि भाई कितनी देर तक आंख बंद करके रखा जाए, कितनी देर तक आंखें बंद रखना है। So sometimes one and sometimes the other would open their eyes. On seeing this, the audience started giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." तो यहाँ पर एक और अब ड्रामेटिक मज़ेदार बात हो गई कि ये जो दोनों श्रवण कुमार के माँ पिताजी बने हुए थे, तो ये दोनों थक गए थे अपनी आंखें बंद करते करते। तो उनमें से कभी कोई एक आंखें खोल लेता था तो कभी कोई दूसरा आंखें खोल लेता था, और इस चीज़ को देख करके दर्शकों की तरफ से काफ़ी हंसी मजाक की बातें आ रही थी। वो फुसफुसा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, और वो कभी कभी कमेंट करते थे कि देखो देखो अभी इसने एक बार आँख खोला, तो देखो देखो उसने अब की बार एक बार फिर से अपना आँख खोला। सडनली द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन दे से द पल्लू ऑफ द साड़ी falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of श्रवण कुमार्स blind mother। तो यहाँ पर एक और भी ड्रामेटिक बात हो गई। क्या हुआ कि अचानक ही दर्शक दीर्घा में, ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे वो बड़े जोर जोर से हंसने लगे, ठहाके लगा करके हंसने लगे। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया? तो एक्चुअली में उन्होंने देखा कि ये जो बोधराज नाम का लड़का जो था, जो श्रवण कुमार की माँ के रोल में था, जिसने साड़ी पहना हुआ था, कि अचानक उसके सिर से पल्लू, आंचल जो है वो सरक करके नीचे गिर गया। तो जब उसके सिर से आंचल सरक करके नीचे गिर गया होगा तो क्या हुआ होगा? उसके बाद दर्शकों को लड़के का चेहरा, उसका हेयर स्टाइल दिख गया होगा, जहाँ पर साफ साफ पता चल गया होगा कि असल में ये कोई महिला, कोई लेडीज वुमन कैरेक्टर नहीं है, ये तो एक लड़के ने इसका रोल किया हुआ है। तो इसे देख करके दर्शकों में बड़ी जोर की ठहाके की हंसी गूंज पड़ी। अब क्या होता है? द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल। तो एक्चुअली में बोधराज ने अपना सिर मुंडवाया हुआ था, उसके सिर पर बाल नहीं थे, टकला बना हुआ था वो। तो जैसे ही उसके सिर पर से पल्लू सरक गया तो उसका टकला, उसका जो सिर है, बाकी सारे दर्शकों को दिखने लगा होगा उसका गंजा सिर, और इसी वजह से सारे के सारे दर्शक हंस रहे थे। So after a while, when one of the parents of Shravan Kumar was seen opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look, look again, he can see." तो अब थोड़ी देर के बाद फिर से एक बार ऐसा हुआ कि जो श्रवण कुमार के माँ पिताजी बने हुए थे, उन दोनों में से किसी एक ने आंखें खोली, तो दर्शकों में से कोई जोर से चिल्लाया कि देखो देखो वो तो देख सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 इवेंट्स इस नाटक में, इस ड्रामा में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से दर्शकों की हंसी रुक नहीं रही थी। जैसे क्या क्या हो गया? एक तो दशरथ ने जो तीर चलाया वो हवा में चला गया। दूसरी बात, जो श्रवण कुमार की माँ बनी हुई थी उसके सिर पर से पल्लू सरक गया तो उसका गंजा सिर दिखाई दे रहा था। और एक और तीसरी बात
कि ये जो श्रवण कुमार के माँ पिताजी बने हुए दोनों लड़के थे, ये लगातार आंखें बंद नहीं रख पा रहे थे और कभी-कभी आंखें खोल दिया करते थे, जिसे दर्शक देख ले रहे थे। एक और मज़ेदार बात ये भी तो हुई थी कि श्रवण कुमार का रोल किया था भीष्म साहनी जी ने, और उन्होंने इतना लंबा डायलॉग इतने हाई पिच में बोला कि उनकी आवाज़ कर्कश हो गई थी, और इस आवाज़ की वजह से भी दर्शकों की हंसी रुक नहीं रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम एंड अगेन लाफ्टर अरोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन। तो आगे चल कर के ऐसा हुआ कि बार बार दर्शकों की इसी तरीके से हंसने की आवाज़ें आते रहीं, और कई बार वो तालियां भी बजा रहे थे और ये बातें सुनी जा सकती थीं। इसी बीच में लेखक जी ने, भीष्म साहनी जी ने, जिसने कि श्रवण कुमार का रोल किया था, उसने अपना लंबा लिरिकल डायलॉग गाना बंद कर दिया और ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो दर्द से छटपटा करके मर रहे हैं, और उन्हें मरने का रोल करना भी तो था। So the hall applauded with clapping. One teacher of my class, who was part of the audience, told my brother Balraj, "Look what your brother is doing." तो ये जो इनका मरने का सीन था श्रवण कुमार वाला, ये इतना अच्छा दिख रहा था कि दर्शकों ने इसकी प्रशंसा में बहुत तालियां बजाई, बहुत तालियां बजाई। और इनके एक जो शिक्षक थे, जो कि बैठे हुए थे ऑडियंस की तरफ में, उन्होंने इनके भाई बालराज से कहा कि देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। अब क्या होता है, आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एट वंस एंड एट वंस गॉट अप। The audience burst into peals of laughter. Somebody taunted, "Keep lying, keep lying." तो अब इसमें एक और भी ड्रामेटिक सीन अभी डिस्कस होना बाकी है। वो क्या है कि श्रवण कुमार की मृत्यु का रोल इन्होंने कर लिया, तो इन्हें मरे पड़े रहना था ना। लेकिन क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद में कुछ और डायलॉग्स होने थे। किसके बीच में? राजा दशरथ और ये जो श्रवण कुमार के बूढ़े माँ पिताजी हैं, इन दोनों के बीच में ये बातें होनी थी कि उसने गलती से मार दिया। तो ये श्रवण कुमार के माँ पिताजी जो हैं वो दशरथ को श्राप देते हैं। ये सब बातें होनी थी, और इसी बीच में अचानक श्रवण कुमार बने हुए भीष्म साहनी जी भूल गए और वो उठ करके बैठ गए, जबकि उन्होंने मरने की एक्टिंग की थी। तो जब तक नाटक खत्म ना हो जाए तब तक तो मरे पड़े रहना था ना। तो ऐसा इनको उठते हुए देख करके एक बार फिर से दर्शकों में बड़ी जोर से हंसी उठी, और सबके सब जोर जोर से ठहाके मार करके हंसने लगे। उसमें से किसी ने टॉन्ट भी मारा, किसी ने ताना मारा कि भाई लेटे रहो, लेटे रहो। बट आई गॉट सो कन्फ्यूज दैट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आई अगेन ले डाउन। दिस लेड टू क्लैपिंग which did not seem to end. Whistling, clapping and laughter and different sorts of sounds continued for a long time to come. And this was my first role in life. तो ये लिखा है भीष्म साहनी जी ने। तो इसमें आखिरी पैराग्राफ में क्या हुआ कि जब दर्शकों ने इनके ऊपर में ताना कसा कि लेटे रहो, तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी है ना। तो ये तालियां, आवाज़ और दर्शकों की हंसी सुन करके ये कंफ्यूज हो गए, और इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना है, क्या करूं या ना करूं वाली स्थिति। तो फिर भी ये दोबारा लेट गए, और जब ये दोबारा लेट गए तो फिर से दर्शकों की जोरदार तालियां बजी, और इतनी बजी जैसे लग रहा था कि ये तालियां खत्म ही नहीं होने वाली हैं। दर्शकों की तरफ से सीटियां बजाई जा रही थी, तालियां बजाई जा रही थी, ठहाके उठ रहे थे, और हर तरह की आवाज़ें आ रही थी जो इस तरह के सिचुएशंस में हो सकती हैं। और इस तरीके से ये चीज़ें काफ़ी देर तक चलती रहीं और ये नाटक खत्म हुआ। और इसके साथ में ही लेखक भीष्म साहनी जी बताते हैं कि ये मेरा पहला रोल था किसी भी नाटक में मेरी ज़िंदगी में। दिस वाज माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो बच्चों, इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे चल कर के इस चैप्टर का भी एक फॉलो अप सेशन रखूँगा, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के बारे में आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे
यूट्यूब चैनल का नाम याद रखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग और इसके ज़रिए आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसे देख करके, सुन करके आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना रिवीजन भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट।